Good morning class. Today we are going to study about the friction. This is the chapter of physics for class 8. Friction. Friction होता क्या है? Simply हम लोग एक एग्जाम्पल से ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब भी प्लेग्राउंड में when we play football, what happened when we kick the ball? When we kick the ball, at that instant the ball will gain some velocity, and after moving to some distance, the velocity of that ball go on decreasing and decreasing, and after some time the ball will come to at rest. Okay, means the ball will comes in the static position. मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लोग अपने प्लेग्राउंड में बॉल को अपने पैरों से किक करते हैं तो बॉल क्या होता है, फुटबॉल क्या होता है, वो एक वेलोसिटी, एक स्पीड को गेन करता है. आफ्टर सम टाइम धीरे धीरे उस फुटबॉल का, उस बॉल का स्पीड क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है? और कुछ देर बाद मूव करने के बाद वो बॉल खुद ब खुद रुक जाता है. बिना हम लोग के द्वारा रोके हुए वो बॉल ऑटोमेटिक क्या होता है, स्टैटिक कंडीशन में आ जाता है. तो देयर इज ए क्वेश्चन इन माय माइंड, व्हेन आई किक द बॉल विल गेन सम वेलोसिटी एंड द बॉल विल मूव विथ दैट वेलोसिटी फॉर होल लाइफ. But why the ball will comes to at rest? Why the ball will comes in a static position? There is a things which obstruct the motion of that ball. कुछ ऐसे चीज होते हैं, कुछ ऐसे environmental factor होते हैं, that environmental factor obstruct the motion of that ball, and because of that environmental factor the ball comes to rest. Okay, and that environmental factor is the friction. Okay, तो जो बॉल रुक रहा है वो क्यों रुक रहा है? Because of friction. Now what is friction? What is friction? Friction is nothing but an external force. When we study about the force, there are two types of force. One is external force and another is internal force. तो what is external force and what is internal force? External force are those force which exert on the whole body. Suppose जब हम लोग फुटबॉल को किक करते हैं उस समय क्या होता है, वो पूरे फुटबॉल एक सिस्टम के रूप में ट्रीट होता है, and because of that kick, that application of force, फुटबॉल, पूरे फुटबॉल के हर एक पार्ट क्या होते हैं, मोशन में आ जाते हैं, ठीक है? तो जो इंटरनल फोर्स होते हैं, जैसे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जैसे सॉलिड के केस में वैन डेर वाल्स फोर्स होते हैं, ये क्या है, एक इंटरनल फोर्स है, ठीक है? दो मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरनल फोर्स. That is called the van der Waals force in the case of the solids. ठीक है? तो हमेशा याद रखना, जो बेटा मेरा ये फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन क्या है, मेरा एक्सटर्नल फोर्स है. एक्सटर्नल फोर्स है. एक्सटर्नल फोर्स क्या हुआ, ये पूरे सिस्टम पे एक्सर्ट करेगा. ये क्या हुआ, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे एक्सर्ट करेगा, मींस लार्ज स्केल पे एक्सर्ट करेगा. बट इंटरनल फोर्स क्या होता है, मॉलिक्यूलर लेवल पे एग्जिस्ट करता है. तो हमेशा जब पहला चीज क्या रखना, ये कैसा फ्रिक्शन, कैसा फोर्स है बेटा, एक्सटर्नल फोर्स है. अब हमने क्या देखा था, जब हमने बॉल को, फुटबॉल को किक किया था विद द हेल्प ऑफ आवर फीट, तो बॉल क्या होता, मोशन में आ रहा था, ठीक है? सपोज करो ये क्या बेटा, मेरा बॉल है, जब हम इसको किक करते हैं अपने फीट से तो ये क्या होगा, gain some velocity, ठीक है? But after some time this ball कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद क्या होगा, the velocity of this ball will decrease.
ठीक है, मान लेते हैं ये V1 है, ये क्या V2 है, क्या होगा V1 इज ग्रेटर देन V2। इसका मतलब क्या हुआ कि V1 बड़ा है, V2 छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ, इस बॉल का जब जो पोजीशन चेंज हो रहा है, जो अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, बॉल क्या कर रहा है, अपने वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है। ठीक है बेटा, बॉल की वेलोसिटी क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना ये जो बॉल की वेलोसिटी क्यों डिक्रीज कर रहा, मींस समथिंग इज रिस्ट्रिक्टिंग द मोशन ऑफ दिस फुटबॉल। कुछ ऐसी चीज है जो उस फुटबॉल के मोशन को ऑब्स्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब क्या, उस मोशन को क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं। हमने फोर्स किधर अप्लाई किया, इस डायरेक्शन में। ये बॉल क्यों रुक रहा है, दैट मींस कि इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, और वो फोर्स क्या कर रहा है, इस बॉल को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है मोशन को परफॉर्म करने से। सिंपल एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो हम लोग आगे की ओर मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब कोई तुम्हारा दोस्त है जो तुम आगे मूव कर रहे हो, तुम मतलब क्या किया, तुमने आगे फोर्स एक्सर्ट किया, और कोई तुम्हारा फ्रेंड उस साइड से तुमको पीछे की ओर धक्का दे रहा है। मींस आपका फ्रेंड क्या कर रहा है, आपके मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, किसमें, आपके मोशन में। सिमिलरली जब ये बॉल मूव कर रहा था, ये बॉल क्या कर रहा था, धीरे धीरे अपने वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा था। क्यों डिक्रीज कर रहा था, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हमने बॉल को किक किया, किक मींस जिस डायरेक्शन में हमने बॉल पे फोर्स एक्सर्ट किया, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हुआ, एक फ्रिक्शन नाम का फोर्स एक्सर्ट करता है। और ये फ्रिक्शन जो फोर्स होता है उसका नेचर कैसा होता है, इट ऑफर द रेजिस्टेंस टू द बॉडी। बिकॉज दिस फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट रेजिस्टेंस टू द मूविंग बॉडी, that's why the velocity of that football go on decreasing and decreasing, and traveling sometimes it comes to rest. ओके, तो पहला चीज क्या याद रखोगे, फ्रिक्शन फोर्स। कैसा फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा। ये क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, किसको, बॉडी के सरफेस को, कि क्या चीज करने से, मूव करने से। ठीक है, हमेशा याद रखना एक्सटर्नल फोर्स होता है फ्रिक्शन, और क्या होता है मेरा, वो रेजिस्टिंग फोर्स होता है। फ्रिक्शन इज एक्सटर्नल फोर्स, फ्रिक्शन इज रेजिस्टिंग फोर्स। अब एक चीज देखो, हमेशा याद रखना जो फ्रिक्शन है, हमेशा जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेगा, उसी समय क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे जब हमने बॉल को किक किया, क्या है, फुटबॉल मेरा ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, तो फ्रिक्शन फोर्स होने के लिए दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट हमेशा होना चाहिए। अब हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ मार्कर आई पुश ऑन द बोर्ड, और इस पुश के कारण क्या होता है, कुछ यहां पे लिखा रहा है, ये भी क्या कर रहा है, एक फ्रिक्शन क्रिएट होगा। ये क्यों लिखा है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो याद रखना जो भी मेरा फ्रिक्शन है, जो भी मेरा फ्रिक्शन फोर्स है, वो कैसा फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा। दूसरा कंडीशन कैसा होगा, वो रेजिस्टिंग फोर्स होगा। ठीक है, तीसरा चीज क्या होगी, सरफेस के बीच में कांटेक्ट होना चाहिए। तो जहां पर भी फ्रिक्शन होगा वहां पे तीन चीज होंगे, क्या क्या होंगे, सबसे पहला चीज क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स है फ्रिक्शन। दूसरा चीज क्या होगा, रेजिस्ट ऑफवर्ड, मतलब क्या, रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, दूसरा चीज क्या करेगा, कांटेक्ट होना जरूरी है। अगर मान लो कोई बॉल है एयर में और मतलब फ्लाई कर रहा है, ठीक है, उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट करेगा, बेटा उसमें फ्रिक्शन फोर्स नहीं एक्सर्ट करेगा, उसके लिए एक टर्म होता है ड्रैग फोर्स। ठीक है, जिसको हम लोग हायर क्लास में स्टडी करेंगे। तो हमेशा याद रखना फ्रिक्शन फोर्स मींस बेटा एक्सटर्नल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इज रेजिस्टिंग फोर्स, मींस इट अपोज द मोशन ऑफ ए बॉडी। ठीक है, थर्ड थिंग, there must be existence of contact between two surface for friction force। और friction force का डायरेक्शन किधर होगा, it is जो friction force होता है always opposite to the force applied होता है। मान लो अगर इस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई कर रहे हो, जो मेरा फ्रिक्शन फोर्स होगा क्या होगा, वो इस
अप्लाई फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट में होगा। अब क्या होगा, मानो इधर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, मेरा फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो अगर मानो तुम फुटबॉल को किक किया, ठीक है, मैं इधर से किक कर रहा हूं, मेरा अप्लाई फोर्स का डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में है। जो मेरा फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या करेगा, बॉल को इस डायरेक्शन से रेजिस्ट करेगा। ठीक है, तो अभी तक मैंने क्या पढ़ा, जो फ्रिक्शन फोर्स के 4 नेसेसरी कंडीशन होते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन क्या होता है बेटा, फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स इज एन एक्सटर्नल फोर्स। सेकेंड, ये क्या करता है, मोशन में हेल्प करता है या मोशन को रेजिस्ट करता है, बेटा इट विल रेजिस्ट द मोशन। ओके, ये क्या करेगा, मोशन को रेजिस्ट करेगा। थर्ड चीज मैंने क्या पूछा, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रिक्शन देयर मस्ट बी कांटेक्ट बिटवीन टू सरफेस, इफ देयर इज नो कांटेक्ट देन देयर इज नो फ्रिक्शन। ओके, एंड जो मैंने चौथा चीज क्या पढ़ा, कांटेक्ट पढ़ लिया। ठीक है, ये सब क्या है, फ्रिक्शन के बारे में। फोर्थ चीज क्या मैंने पढ़ा, जो फोर्स है, जो अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा बेटा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इस चीज के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग द फ्रिक्शन। ओके, जब मैंने समझ लिया कि फ्रिक्शन फोर्स होते क्या है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन। कौन कौन से ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं दैट अफेक्ट द फ्रिक्शन। ओके, तो सबसे पहले ऑन द नेचर ऑफ टू सरफेस दैट आर इन कांटेक्ट। और हमने क्या देखा था, फ्रिक्शन फोर्स होने के लिए टू सरफेस के बीच में कांटेक्ट होना क्या है, वन ऑफ द कंपलसरी कंडीशन है। मींस इफ देयर इज फ्रिक्शन दैट मींस two surfaces are in contact. And what are the first factor that affect the friction? The first factor that affect the friction is the nature of the two surfaces. Means suppose करते हैं कि suppose करो ये क्या बेटा, एक कॉपी है, नोटबुक है, ठीक है, और ये क्या मेरा हैंड है। एक सरफेस क्या है, नोटबुक का सरफेस है, दूसरा सरफेस क्या है, मेरा हैंड का सरफेस है। अब मेरे हैंड के सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है, ये जो नोटबुक है उसको मैं क्या कर रहा हूं, इस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, आप क्या ऑब्जर्व करें, देयर इज मोशन हो रहा है किसका, नोटबुक का, बट मेरा हैंड क्या है, स्टेशनरी है, स्टैटिक्स है। ठीक है, अब देखो जो ये मोशन हो रहा है, अब क्या है, मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन से, अब एक अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाइड होगा, जो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा, वो क्या करेगा, इस नोटबुक के मोशन को अपोज करेगा। ठीक है, अब याद रखना, क्या नोटबुक के सरफेस और मेरे हैंड, जो मेरा ये हाथ का जो सरफेस है, दोनों क्या है, कांटेक्ट में है। हाँ जी, कांटेक्ट में है, दैट मींस क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा। अब जो ये फ्रिक्शन फोर्स होगा वो नोटबुक के सरफेस पे, नेचर ऑफ इस जो नोटबुक का जो सरफेस का जो नेचर है उस पे, और मेरे हैंड का जो सरफेस ऑफ नेचर है उस पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लो कोई रफ सरफेस है, ठीक है, रफ सरफेस किस सरफेस को बोलते हैं, जिस सरफेस पे इरेगुलरिटी ज्यादा हो। क्या हो, जिस सरफेस पे इरेगुलरिटी ज्यादा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रफ सरफेस बोलते हैं। और स्मूथ सरफेस किसको बोलते हैं, जिस पे इरेगुलरिटी ज्यादा है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे ये एक सरफेस है, जब हम लोग माइक्रोस्कोप से किसी भी सरफेस को देखेंगे, दुनिया में कोई भी ऐसे सरफेस एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं जो क्या हो मेरा, जो कि कंप्लीट स्मूथ हो। ठीक है, क्या होते हैं, जब माइक्रोस्कोप को देखो इस तरह से क्या होता है, इरेगुलरिटीज होती है, ट्रफ एंड क्रस्ट होते हैं ऑन द सरफेस के ऊपर, जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो याद रखना, अब जिसमें ये इरेगुलरिटी मींस क्रस्ट एंड ट्रफ का हाइट जिसमें जितना ज्यादा होगा वो सरफेस उतना इरेगुलर होगा, जिसमें ये इरेगुलरिटी कम होगा वो सरफेस उतना ज्यादा क्या होंगे, स्मूथ होंगे। ठीक है, अब ज्यादा इरेगुलरिटी होने का मतलब क्या है, फ्रिक्शन इज मोर। स्मूथ होना मतलब क्या, इरेगुलरिटी कम है,
तो क्या होगा, फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। जैसे देख लेते हैं, एक सरफेस मेरा ये है, इस पे मान लो इरेगुलरिटी कुछ इस टाइप का है, ठीक है। एक दूसरा सरफेस ले लेते हैं, इस पे क्या मेरा इरेगुलरिटी कम है, ठीक है। अब देखो फ्रिक्शन फोर्स, मानो कोई दूसरा सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है, ये सरफेस ए है, ये सरफेस बी है, दोनों सरफेस के नेचर पे डिपेंड करेगा फ्रिक्शन का। अगर दोनों सरफेस में क्या हो, इरेगुलरिटी ज्यादा है, तो क्या होगा, मेरा फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू ज्यादा होगा। मींस मोर द सरफेस इज रफ, मोर विल बी द फ्रिक्शन फोर्स। अब देखो दूसरा कंडीशन क्या है, इरेगुलरिटी कम है। जब ये इरेगुलरिटी कम है और एक तीसरा एक सरफेस है मेरा ये, इसमें भी इरेगुलरिटी कम है, तो इसमें क्या होगा, ये सरफेस इससे क्या है, ज्यादा स्मूथ कहलाएगा। जो ये सरफेस इसमें क्या बेटा, इरेगुलरिटी ज्यादा है, क्योंकि इसमें इरेगुलरिटी ज्यादा है, ये सरफेस क्या होंगे, रफ सरफेस होंगे। एज कंपेयर टू दिस सरफेस, इसमें क्या है, इरेगुलरिटी कम है, तो ये सरफेस मेरा क्या होगा, स्मूथ होगा। तो याद रखना, जो जितना स्मूथ सरफेस होगा उसमें क्या होते हैं, इरेगुलरिटी कम होते हैं। जहां पे इरेगुलरिटी सरफेस में कम होगा, वहां पे क्या होगा, फ्रिक्शन कम होगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, नेचर, ऑन द नेचर ऑफ टू सरफेस दैट आर इन कांटेक्ट, ठीक है। हम लोगों ने देखा कैसे रफ सरफेस में फ्रिक्शन ज्यादा होता है, स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन कम होता है, ठीक है। Friction is dependent on the smoothness or roughness of the two surface that are in contact with each other. जो दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, उसके सरफेस के नेचर पे क्या होते हैं, फ्रिक्शन डिपेंडेंट होते हैं। If the roughness or irregularity of the true surface is more, then the friction will be more. If the irregularity or is less, then the surface is called smooth, and for the smooth surface the friction will be lesser, okay. When the surface is smooth, the friction between the two reduces and there is no interlocking of irregularity taking place. While the surface is rough, friction is increased. अब interlocking क्या होता है, ठीक है। अब देखो हमने क्या बोला, इस वर्ल्ड में जो भी सब्सटेंस पाए जाते हैं, अगर आप उसको माइक्रोस्कोप पे ऑब्जर्व करोगे तो क्या देखोगे, सरफेस कंप्लीट, जैसा ये बोर्ड आपको दिख रहा है, ये बोर्ड क्या है, अभी आपको पूरे प्लेन दिख रहा है, स्मूथ दिख रहा है, लेकिन जब हम इसको माइक्रोस्कोप पे इस बोर्ड को ऑब्जर्व करेंगे तो क्या देखेंगे, इसकी सरफेस पे क्या है, इस तरह से इरेगुलरिटी है, ठीक है। क्या है, इरेगुलरिटी, मतलब क्या, इसके सरफेस पे हमें क्या दिखेगा, क्रस्ट एंड ट्रफ दिखेगा, ठीक है। अब देखो जैसे ये एक सरफेस है, एक दूसरा सरफेस क्या है, मेरा मान लेते ये है। अब दोनों में क्या है, क्रस्ट एंड ट्रफ है, तो क्या करेगा, दोनों सरफेस के क्रस्ट एंड ट्रफ एक दूसरे के बीच में क्या करेगा, इंटरलॉक करेगा। अब जिसमें क्या होगा, ये क्रस्ट एंड ट्रफ कम होंगे, मतलब क्या, क्रस्ट एंड ट्रफ मींस इरेगुलरिटी कम होना, जिसमें इरेगुलरिटी कम होगा उसमें क्या होगा बेटा, इंटरलॉकिंग कम होगा, इंटरलॉकिंग फोर्स होगा दोनों सरफेस के बीच में, वो कम होगा। और जहां पे इंटरलॉकिंग फोर्स कम होगा वहां पे क्या होगा मेरा, फ्रिक्शन कम होगा, ठीक है। अगर यही दो सरफेस में इरेगुलरिटी ज्यादा हो, और इरेगुलरिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है, रफ सरफेस। जब कोई सरफेस रफ होगा उसमें क्या होगा, इरेगुलरिटी ज्यादा होगा, इरेगुलरिटी ज्यादा होने का मतलब क्या, उसमें इंटरलॉकिंग ज्यादा होगा, इंटरलॉकिंग ज्यादा होने का मतलब क्या होगा, आपको फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेकेंड कॉज को पढ़ेंगे। सेकेंड में क्या है, ऑन द फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन दिस सरफेस। अब हमने क्या देखा, सबसे पहले देखा कॉन्टैक्ट सरफेस, टू सरफेस के नेचर पे डिपेंड कर रहा। दूसरा चीज क्या देखेंगे, जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये फुटबॉल है, ठीक है। जब ये फुटबॉल है, हमने इसको क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया, लेट दिस फोर्स बी एफ फोर्स के साथ इस फोर्स को हमने क्या किया, स्ट्राइक किया, और फुटबॉल क्या करेगा, मोशन में आ जाएगा। मींस जैसे हम लोग प्लेग्राउंड में जाते हैं, उस फुटबॉल को तो क्या करो बेटा, किक करो। अब देखो
जो मेरा फ्रिक्शन फोर्स है इस फोर्स के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। मान लो अगर ये अप्लाइड फोर्स क्या है मेरा ज्यादा है, ठीक है, अप्लाइड फोर्स ज्यादा है, जब अप्लाइड फोर्स ज्यादा है क्या होगी, इंटरलॉकिंग सरफेस को तोड़ने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो उस केस में क्या होगा मेरे, फ्रिक्शन कम होते जाएंगे। इसको पढ़ते हैं, when the force applied along with the irregularity friction will increase, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं ऑन द, जो फोर्स एक्टिंग कर रहा है इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा मेरा फ्रिक्शन, ठीक है। अब व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन का कॉज क्या होता है, ठीक है, किस, व्हाई फ्रिक्शन इज क्रिएटेड, जो वो रेजिस्टिंग फोर्स होता है वो क्रिएट क्यों होता है। इसके लिए मैंने क्या बताया था कि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मेरा फ्रिक्शन फोर्स है उसमें क्या होता है, सिंपली देखे थे जब हम लोगों ने सरफेस को ऑब्जर्व किया था क्या था, एक सरफेस स्मूथ होता था, एक सरफेस क्या होते थे, रफ हुआ करते थे। स्मूथ सरफेस कौन से सरफेस हुआ करते थे, जिसमें इरेगुलरिटी कम हो, मतलब जिसमें क्रस्ट एंड ट्रफ क्या हो, कम हो। और रफ सरफेस कौन सा होता था, जिसमें क्या हो, इरेगुलरिटी ज्यादा हो, ठीक है। तो उसमें जिसमें इरेगुलरिटी ज्यादा हो उसमें क्या होगा, आपको इंटरलॉकिंग होने की संभावना ज्यादा हो, और ऐसे सरफेस को हम क्या बोलते हैं, रफ सरफेस बोलते हैं। तो इसी बिकॉज ऑफ दिस इरेगुलरिटी इन द सरफेस देयर इज जनरेशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि दो सरफेस में फ्रिक्शन फोर्स क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। क्योंकि ये कांटेक्ट फोर्स है तो जो दो सरफेस के बीच में जो इरेगुलरिटी होती है, इसी इरेगुलरिटी के कारण क्या होते हैं, फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होते हैं। क्या करना बेटा, सिंपल क्या करना, कहीं कॉम देखियो ना, कॉम अपने घर पे कॉम देखा होगा, कॉम में क्या होता है, इस टाइप का कॉम होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, इस टाइप का कॉम होते हैं, ठीक है। अब क्या करना, कॉम को इस तरह से प्लेन करना, इस सरफेस को लेना, मानो ये मेरा कॉम है, ठीक है, मानो ये मेरा क्या है, ये कॉम है, ठीक है, ये कॉम है। अब इसको इस तरह से रख के इसके ऊपर क्या करना, दूसरे कॉम को चलाना, तो क्या होंगे, क्योंकि इसमें इरेगुलरिटी ज्यादा है, क्या होगा, स्लो चलेगा, ठीक है। सिंपल देखो, ये दो टाइप का रोड आपको मिलेगा, एक क्या मिलेगा, एक ऐसा रोड जिसपे क्या है, बहुत सारे गड्ढा है। जिस रोड पे, जिस सड़क पे बहुत सारे गड्ढा है, हम लोग क्या बोलते हैं, ये रोड कैसा है, ये सड़क क्यों है, कैसा है, रफ सड़क है। क्यों रफ सड़क है, क्योंकि उसके सरफेस क्या है, अधिक ज्यादा इरेगुलर है, ठीक है। उसमें क्या, कहीं पे गड्ढा है, कहीं पे उठा हुआ, कहीं पे गड्ढा है, तो वो वैसा सरफेस, वो सड़क कैसा होता है, इरेगुलर सड़क होता है, उसमें क्या होता है, इरेगुलरिटी ज्यादा होता है, वैसे सरफेस, वैसे रोड को हम क्या बोलते हैं, रफ रोड बोलते हैं। अब स्मूथ, जैसे न्यू रोड बना हुआ, पिचिंग, तो जो वो रफ रोड है उसके कंपेयर में जो मेरा पिचिंग किया हुआ रोड है कोल से, सीमेंट से, वो क्या है, अधिक स्मूथ है। क्यों अधिक स्मूथ है, क्योंकि उसकी इरेगुलरिटी कम है, ठीक है। तो अब देखो, इसी इरेगुलरिटी सरफेस के कारण, जो सरफेस का होता है इरेगुलर होता है, इसी कारण क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होता है। अब इसको हम पढ़ लेते हैं। When we see any object, we can see the smooth surface, but when the same object is viewed under microscope, it can see that even the smooth appearing object has rough edge. सिंपली क्या बोला, जब हम जैसे इस बोर्ड को देख रहे हैं, अभी क्या दिख रहा मुझे, स्मूथ बोर्ड दिख रहा, बट इसी बोर्ड को जब हम लोग माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे, क्या देखेंगे, ये बोर्ड इस तरह से स्मूथ नहीं होगा, ये बोर्ड कैसा होगा, रफ होगा। इसमें क्या होंगे, जैसे टूटे फूटे सड़क होते हैं उस टाइप का क्या होगा, आपको रफनेस दिखेगा। Teeny hills and grooves can be seen through the microscope and they are known as irregularity of the surface. क्या होगा, जो क्रस्ट एंड ट्रफ सरफेस पे दिखेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, irregularity of the surface बोलते हैं। So when one object is moved over the other, this irregularity on the surface get entitled, giving rise to friction. More the roughness, more will the irregularity and greater will be the force applied. सिंपली क्या बोला, जब हम किसी सरफेस को माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे, जब हम उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, सरफेस में क्या रफनेस है, हिल
और ग्रूव टाइप का सरफेस दिखेगा, क्रस्ट एंड ट्रफ दिखेगा। उस क्रस्ट एंड ट्रफ के कारण क्या होता है बेटा, क्रस्ट एंड ट्रफ करके सरफेस इरेगुलर दिखता है। और दो सरफेस के जब इरेगुलर होंगे क्या होगा, उसमें इंटरलॉकिंग होंगे और इसी इंटरलॉकिंग के कारण फ्रिक्शन क्रिएट होता है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रिक्शन के ऊपर। काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। हाउ? सिंपली देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर बेटा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर मींस काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। More will be the velocity, more will be the kinetic energy. That means kinetic energy is directly proportional to what? Velocity. If we increase the velocity, then the kinetic energy will increase. Now question क्या पूछ रहा है? Kinetic energy is converted into heat because of friction. कैसे? How? किस तरह kinetic energy जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? हीट में, फ्रिक्शन के कारण। कैसे हो रहा है इसके बारे में पढ़ना। अब एक चीज देखो, सिंपली क्या करना, आप अपने हैंड को एक दूसरे हैंड के साथ रब करना। हमेशा याद रखना, जब हम रब करेंगे मींस क्या, हमारा जो हैंड है एक दूसरे के साथ क्या है, मोशन में है। When an object is in motion, that means that object have what? That object have kinetic energy. जब हम क्या करेंगे, इस दो हैंड को, मानो ये दो मेरा हैंड है, इसको एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, रब करेंगे। रब करने के बाद क्या ऑब्जर्व करेंगे, फास्ट करो, ठीक है। जितना फास्ट करोगे उतना ज्यादा क्या होगा, जितना इसका वेलोसिटी इंक्रीज करोगे क्या होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। अब देखो ऑब्जर्व करो, जितना तुम रब करते जाओ फास्टली उतना क्या होता है, तुम्हारे हैंड में हीट जनरेशन, तुमको क्या हॉट लगता जाएगा। मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला, दोनों हैंड को एक साथ रब करो, ठीक है। अब क्या करो, पहले स्लोली रब करो। क्या आपको ये जो हैंड है हॉट लगेगा? नहीं लगेगा। क्या करो, धीरे धीरे क्या करो, इसमें इसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाओ। जो हम लोग इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा बेटा, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी। अब हम लोग क्या किए, इसका वेलोसिटी बहुत इंक्रीज कर दिए। जब इसका वेलोसिटी इंक्रीज कर दिए तो क्या हुआ, इसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर दिया। जब इसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर दिया, अब इसका हैंड को ऑब्जर्व करो, क्या देखोगे, इसमें हीट प्रोड्यूस होता है। इसको हाथ में से खाओ, गर्म लगेगा। ये क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस हुआ। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी था वो क्या कर रहा था, दोनों सरफेस का जो कांटेक्ट था उसमें जो इरेगुलरिटी थी उसमें क्या हो रहा था, जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि काइनेटिक एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो रहा था। इसी को हम लोग बोलते हैं बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी व्हेन kinetic energy gets converted into heat because of friction. क्या होता है, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, एनर्जी कंजर्व किया जाता है। एंड व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मींस एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed। इसका मतलब क्या होता है, एनर्जी ना ही क्रिएट किया जा सकता ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता। फिर एनर्जी का होता क्या है बेटा, एनर्जी कैन ओनली ट्रांसफॉर्म इट्स फॉर्म। जैसे यहां पे क्या था, काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रहा था, हीट एनर्जी में। क्यों? बिकॉज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यों हो रहा था, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, ठीक है। नाउ व्हाट इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ड्रैग। अब ड्रैग फ्रिक्शन क्या होता है, सिंपली देखो, जहां पे शब्द ड्रैग लगता है ना, जब भी हम लोग फ्रिक्शन की बात करते हैं, जब भी हम लोग फ्रिक्शन की बात करते हैं बेटा याद रखना, फ्रिक्शन क्या होते हैं, एक सॉलिड बॉडी के बीच में लगता है। मानो ये दो क्या मेरा सॉलिड ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन एक्सर्ट करेगा, ठीक है। दोनों के बीच में फ्रिक्शन एक्सर्ट करेगा। तो याद रखना, जहां पे ड्रैग फोर्स होता है, ड्रैग फोर्स कुछ नहीं है, एक फ्रिक्शन है जो एक्सर्ट होता है किसके द्वारा, फ्लूइड के द्वारा। किसके द्वारा एक्सर्ट होता है, फ्लूइड के द्वारा, ठीक है। और फ्लूइड, व्हाट इज फ्लूइड? फ्लूइड क्या है, सिंपली याद रखना, जैसे लिक्विड है, क्या एक फ्लूइड है जिसमें क्या हो, टेंडेंसी टू फ्लो हो, उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। लिक्विड में क्या है, फ्लो करने की टेंडेंसी है, तो लिक्विड क्या कराएगा मेरा, फ्लूइड कराएगा। लिक्विड क्या कराएगा मेरा, फ्लूइड कराएगा। गैस, गैस में क्या है, फ्लो करने की टेंडेंसी है। गैस में क्या है, फ्लो करने की टेंडेंसी है। गैस में फ्लो करने की टेंडेंसी है, ठीक है।
अब फ्लो करने की टेंडेंसी का मतलब क्या हो, वो भी गैस भी क्या, फ्लूइड। तो लिक्विड एंड गैस, लिक्विड एंड गैस, लिक्विड एंड गैस क्या है, लिक्विड एंड गैस क्या है मेरा, फ्लूइड है। ठीक है, अब याद रखना जब भी फ्लूइड के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को रेजिस्ट किया जाएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रैग फ्रिक्शन बोलते हैं। जैसे जब आप बाइक को चलाते हो, ठीक है, आप क्या देखते हो, जब हम लोग आगे बाइक चला के जाते हैं हमको लगता है एक प्रेशर एयर का हम पे एक्सर्ट करता है, वही प्रेशर क्या करता है, हमारे मोशन को रेजिस्ट करता है। ठीक है, वो क्या करता है, हमारे मोशन को रेजिस्ट करता है। ठीक है, अब वही एयर क्या करता है, हमारे ऊपर, हमारे बाइक के ऊपर क्या करता है, एक ड्रैग फोर्स को एक्सर्ट करता है। और ये ड्रैग फोर्स क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स या रेजिस्टिंग फोर्स अप्लाइड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। नाउ अब हम लोग क्या पढ़ने जाएंगे, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। सबसे पहले क्या बताएंगे, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, 4 टाइप ऑफ फ्रिक्शन होते हैं। कौन कौन से बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन एंड फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, याद रखो अभी तुरंत हमने क्या पढ़ा, फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में। और फ्लूइड फ्रिक्शन को ही इसी को हम लोग क्या बोलते हैं,